हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। परफेक्ट कॉमर्स क्लासेस के ऑनलाइन क्लासेस में आप सभी लोगों का स्वागत है। आज मैं फिर आप लोगों के सामने हाजिर हूँ एक नए वीडियो के साथ। आज मैं पढ़ाने वाला आपको बिजनेस स्टडी में सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर जिसका नाम है प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट। इससे रिलेटेड बहुत सारे MCQ हैं, बहुत सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हैं जिसपे आज हम आपके साथ डिस्कस करने वाले हैं। आइए सबसे पहला क्वेश्चन देखते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है कि बाय साइंटिफिक मैनेजमेंट कंज्यूमर आर, ऑप्शन नंबर ए, नॉट अफेक्टेड, सफर एक्सप्लॉयटेशंस, या बेनिफिटेड, या नन ऑफ दीज। यानी कह रहा है कि वैज्ञानिक प्रबंध से उपभोक्ताओं को क्या होता है, कोई प्रभाव पड़ता है उनके पर या नहीं, यह शोषण होता है, ये लाभ उनको होता है, इनमें से कोई नहीं। तो ऑप्शन नंबर होगा सी कि अगर वो साइंटिफिक मैनेजमेंट की बात करें तो साइंटिफिक मैनेजमेंट से सिवाय फ़ायदा का नुकसान होने वाला नहीं है, क्योंकि आज का ये मॉडर्न सिद्धांत है जो हमारे लिए क्या होगा, बेनिफिटेड होगा। तो ऑप्शन नंबर क्या होगा, सी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने होगा ये, एनालिसिस इन द साइंटिफिक मैनेजमेंट इज, साइंटिफिक मैनेजमेंट पर एनालिसिस पर कितना % टाइम दिया जाता है। तो ऑप्शन आएगा 25%, 50%, 75%, 30%। तो आप टिक मारेंगे 75% एनालिसिस पे खर्च किया जाता है। साइंटिफिक मैनेजमेंट 75% जो है ना एनालिसिस पर खर्च किया जाता है, और बाकी 25% जो आपका कॉमन जो दिमाग करता है वो करना होता है। नेक्स्ट, विच ऑफ द फ्लोइंग इज नॉट प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट टेलर। टेलर साहब के जो प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट है इसमें से कौन सा सिद्धांत नहीं है। तो टेलर साहब के कौन सा सिद्धांत नहीं है। ऑप्शन नंबर ए, साइंटिफिक नॉट रूल ऑफ थंब, ये एक सिद्धांत का नाम है। दूसरा, फंक्शनल फॉर्मेनशिप, ये सिद्धांत नहीं है। मैक्सिमम नॉट लिमिट, ये है। कोऑपरेशन, ये भी है। तो ऑप्शन नंबर बी, ये सिद्धांत नहीं है, फंक्शनल फॉर्मेनशिप सिद्धांत नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे सामने रहा ये, हेनरी फ्योल वाज, हेनरी फ्योल्स थे, क्या थे भाई, सोशल साइंटिस्ट, कभी नहीं। माइनिंग इंजीनियर, हाँ। अब आगे क्या पढ़ना है, यही आंसर आ गया। हेनरी फ्योल क्या थे, माइनिंग इंजीनियर थे। याद रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कह रहा है कि विच ऑफ द फ्लोइंग इज नॉट एन इंपॉर्टेंस ऑफ प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट, यानी निम्न में से कौन सा प्रबंधन के सिद्धांत का महत्व नहीं है। यहाँ पे देखता है कि कौन सा महत्व नहीं है। तो ऑप्शन नंबर ए कह रहा है इंक्रीज इन द वर्किंग आवर, तो ये महत्व नहीं है। बी, इनिशिएटिव, ये भी होता है। मैक्सिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज, ये भी है। डी, फ्लो ऑफ मॉडिफाइड टेक्नोलॉजी, ये सब हमारा इंपॉर्टेंस है। तो ऑप्शन नंबर यहाँ क्या होगा, ए होगा। मतलब ये है, कह रहा है कि जो प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट है वहाँ पे कौन ऐसी चीज़ है जो हमारे लिए इंपॉर्टेंस नहीं रखता। तो इंक्रीज इन द वर्किंग आवर, सिद्धांत ये नहीं कहता है कि जो तुम काम कर रहे हो तुम्हारा हम टाइम बढ़ा देंगे, टाइम जितना है उतना ही रहेगा, पर आप थोड़ा सा उसमें आप अच्छे तरीके से करें, कम समय में ज़्यादा काम करें। तो यहाँ पे इंक्रीज इन द वर्किंग आवर नहीं होता है। नेक्स्ट ऑप्शन नंबर ये रहा, विच ऑफ द फ्लोइंग स्टेटमेंट इज इनकॉन्सिस्टेंस, निम्न में से कौन सा कथन असंगत है, मतलब गलत इसमें से कौन सा है। मैनेजमेंट पर्पसफुल होता है, इंस्ट्रक्ट प्रोसेस, ये भी सही है। यूनिवर्सल, ये भी है। प्रबंध स्वामी से अलग है, नॉट सेपरेट फ्रॉम ऑनरशिप, ऑप्शन नंबर डी होगा। प्रबंध और मालिक दोनों अलग अलग होते हैं, तो इसलिए ऑप्शन नंबर डी होगा। बाकी सब हमारा मैनेजमेंट है, यूनिवर्सल भी होता है, इंस्ट्रक्ट प्रोसेस भी होता है, पर्पसफुल भी होता है, इसलिए ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि हेनरी फ्योल वाज बॉर्न, हेनरी फ्योल का जन्म कहाँ हुआ था। देखिए, हेनरी फ्योल साहब का जन्म एक्चुअली में कहाँ हुआ था, अब जान लें। हेनरी फ्योल का जन्म तुर्की में हुआ था, इस्तांबुल में। बाद में वो इस्तांबुल छोड़ के वो चले गए थे फ्रांस में, वहाँ से उनको नेशनलिटी मिल गई। तो इसलिए बहुत सारे किताबों में लिखता है कि उनका जन्म कहाँ हुआ था, फ्रांस लोग कहते हैं। सच बोले में तो उसका आंसर जो होता है वो तुर्की होता है, इस्तांबुल में। लेकिन इसमें इस तरह का ऑप्शन ही नहीं है। अगर ऑप्शन रहता तुर्की तो आप तुर्की मानते, लेकिन यहाँ तुर्की नहीं है, इसलिए आप इसको ऑप्शन नंबर बी मारेंगे। लोग यही समझते हैं कि फ्रांस है। फ्रांस में उनको नेशनलिटी मिली, बाद में वो फ्रांस में आ गए, लेकिन जन्म तो वहाँ मानेंगे जहाँ उनका जन्म हुआ। तो उनका जन्म कहाँ हुआ था, तुर्की में हुआ था। खैर, ऑप्शन नंबर बी मारेंगे। अगर तुर्की हुआ तो तुर्की मारेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, हेनरी फ्योल्स प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट आर, हेनरी फ्योल साहब ने कितने सिद्धांत दिए हैं। तो हेनरी फ्योल साहब का कितना सिद्धांत होता है, 14 सिद्धांत होता है, 14। ऑप्शन नंबर सी होगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने रहा ये, हु वाज द फादर ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट, साइंटिफिक मैनेजमेंट के फादर का नाम क्या है? एच.एस. पर्सन है? नहीं। जेवियर? नहीं। F.W. टेलर। कोई पूछेगा कि साइंटिफिक मैनेजमेंट के फादर कौन थे तो आप बोलेंगे F.W. टेलर, विस्लो टेलर, फ्रेडरिक विस्लो टेलर। नेक्स्ट, बाय साइंटिफिक मैनेजमेंट वर्किंग आवर ऑफ द वर्कर आर इंक्रीज, डिक्रीज, नो इफेक्ट, एवरेज। तो ऑप्शन नंबर होगा बी, यानी इसका मतलब क्या, वैज्ञानिक प्रबंध से श्रमिकों की कार्य के घंटों में कमी होती है, यानी जो भी उनके काम मिला है वो काम तो उतने ही घंटे में करें जितना घंटा मिला है, लेकिन काम उनका बढ़ जाएगा, वर्क उनका बढ़ जाएगा, लेकिन घंटा उनका वही रहेगा। तो कम घंटे में ज़्यादा काम करेंगे, ये नहीं कह रहा है। वैज्ञानिक प्रबंध से श्रमिकों के कार्य के घंटों में वृद्धि नहीं होती है, क्या होती है? कमी होती है। कम घंटे में ज़्यादा काम करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने ये, प्रोडक्शन इन साइंटिफिक मैनेजमेंट, वैज्ञानिक प्रबंध में उत्पादन होता है मैक्सिमम, मिनिमम, नॉर्मल, एवरेज। बिल्कुल यहाँ मैक्सिमम होगा, क्योंकि सारा काम न्यू टेक्नोलॉजी से होता है, नए तरीके से होता है। जब कोई काम नए तरीके से होगा, अच्छे तरीके से होगा, तो काम तो मैक्सिमम होगा ही होगा, इसलिए ऑप्शन नंबर ए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने रहा ये, द फादर ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट वाज, अभी बताया है कि कौन फादर होंगे? टेलर साहब, फ्रेडरिक विस्लो टेलर साहब फादर होते हैं साइंटिफिक मैनेजमेंट के। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने ये, व्हेन वाज साइंटिफिक मैनेजमेंट इंट्रोड्यूस्ड, यानी करेंगे साइंटिफिक मैनेजमेंट इंट्रोड्यूस कब हुआ था? देखिए आप पढ़ेंगे, जब किताब में पढ़ेंगे तो साइंटिफिक मैनेजमेंट जो किताब छपी थी सन 1911 में छपी थी। किताब छपने का काम कब हुआ था? 1911 में। यहाँ इंट्रोड्यूस बोला कि पब्लिक के सामने इंट्रोड्यूस कब हुआ था, तो हो सकता है कि किताब छपने के कुछ दिन के बाद इंट्रोड्यूस हुआ हो। यहाँ पे 11 का अगर ऑप्शन रहता तो हम 11 मारते, लेकिन 11 नहीं होने के कारण हम ऑप्शन नंबर 1913 मारेंगे। इसलिए 13 मारेंगे, किताब छपी थी 1911 में, लेकिन पब्लिक के सामने इंट्रोड्यूस कब की गई थी? 1913 में, इसलिए ऑप्शन नंबर ए होगा। अगर यहाँ पे 11 होता तो बिल्कुल हम यहाँ 11 करते। नेक्स्ट क्वेश्चन रहा, वेजेस गिवन टू वर्कर इन ट्रेडिशनल मैनेजमेंट वाज, यानी परंपरागत प्रबंध में श्रमिकों को मजदूरी दी जाती थी। ऑप्शन नंबर ए लो, ऑप्शन बी हाई, मैक्सिमम या नॉर्मल। तो परंपरागत समय में जो ट्रेडिशनल वे से मजदूरी जो दी जाती थी वो मजदूरी दी जाती लो, कम मजदूरी दी जाती थी। क्या दी जाती थी? मजदूरी कम दी जाती, इसलिए ऑप्शन नंबर ए होगा। क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन था आपके सामने ये, कि बाय साइंटिफिक मैनेजमेंट वर्कर गेट, वैज्ञानिक प्रबंध से श्रमिकों को होता है, क्या होता है? लाभ या डिसएडवांटेज, यानी हानि या कुछ भी नहीं, या लाभ और हानि दोनों। तो आप ऑप्शन नंबर मारेंगे ए, यानी लाभ बोलेंगे तो एडवांटेज। वैज्ञानिक प्रबंध से श्रमिकों को सिवाय फायदे का लॉस नहीं होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन रहा आपके सामने, द एक्सपेरिमेंट डन बाय टेलर अंडर साइंटिफिक मैनेजमेंट वेयर, मोशन स्टडी, फैटको स्टडी, टाइम स्टडी या ऑल। तो ऑप्शन मारेंगे आप डी। साइंटिफिक मैनेजमेंट के कई सिद्धांत हैं जिसमें तीनों सिद्धांत सम्मिलित है, मोशन स्टडी भी है, फैटको स्टडी भी है, टाइम स्टडी भी है। नेक्स्ट, मेंटल रेवोल्यूशन इज द एसेंस ऑफ, मेंटल रेवोल्यूशन इज द एसेंस ऑफ मैनेजमेंट। क्या भाई? तो साइंटिफिक मैनेजमेंट, कॉम्बिनेशन, रिलेशंस या प्रोफेशनल। तो आप ऑप्शन नंबर मारेंगे ए। मानसिक क्रांति जो है बेस्ड है किसका? साइंटिफिक मैनेजमेंट का। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे सामने रहा ये, प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट आर नॉट, प्रिंसिपल मैनेजमेंट नहीं है, क्या? यूनिवर्सल, फ्लैक्सिबल, एब्सोल्यूट या बिहेवियरल। तो आप लिखेंगे यहाँ पे एब्सोल्यूट, ये संपूर्ण नहीं है, यानी पूरी तरीके से एब्सोल्यूट नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने रहा ये, कि द एसेंस ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट इज, साइंटिफिक मैनेजमेंट का एसेंस क्या है? तो बोलेंगे मेंटल रेवोल्यूशन। रट लें, बार बार ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछता है, मेंटल रेवोल्यूशंस। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने ये, साइंटिफिक मैनेजमेंट वर्कर रेमोरेशन, वैज्ञानिक प्रबंध से श्रमिकों की पारिश्रमिक होती है, क्या बढ़ती है या घटती है? तो आप बोलेंगे ऑप्शन नंबर ए। साइंटिफिक मैनेजमेंट से जो मजदूर काम करते हैं, वर्कर काम करते हैं, उनकी मजदूरी में इंक्रीजमेंट होता है, यानी इंक्रीज होता है, बढ़ोतरी होती है, वृद्धि। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने रहा ये, द साइंटिफिक मैनेजमेंट इज ऑफ द ऑनर,
साइंटिफिक मैनेजमेंट स्वामियों के लिए क्या है? इन फेवर है या अगेंस्ट है या ऑल ऑफ दीज दोनों है या हेल्पफुल है? तो आप लिखेंगे ये फेवर की बात करता है। वैज्ञानिक प्रबंध स्वामी के लिए भी फायदेमंद है, अगर जो काम कर रहे हैं वर्कर उनके लिए भी फायदे की चीज़ है। नेक्स्ट क्वेश्चन रहा आपके सामने, इन द बिगिनिंग साइंटिफिक मैनेजमेंट इज बाय वर्कर। शुरू में श्रमिकों द्वारा वैज्ञानिक प्रबंध का क्या किया गया था? फेवर या अपोज्ड यानी विरोध, या ये दोनों या सहायक? तो आप लिखेंगे अपोज्ड। शुरू जब साइंटिफिक मैनेजमेंट आया था तो टेलर साहब का काफ़ी विरोध किया गया था, तो सारे जितने भी वर्कर हैं वो विरोध कर रहे थे कि नया सिद्धांत लाएंगे तो काम ज़्यादा करना होगा, ऐसे वैसे उनके दिमाग में बात थी। फिर बाद में मेंटल रिवोल्यूशन के थ्रू उनको सही किया गया, ब्रेन वॉश किया गया, बाद में वो सही हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने रहा ये, विच ऑफ द फ्लोइंग स्टेटमेंट बेस्ट डिस्क्राइब द प्रिंसिपल ऑफ डिवीजन ऑफ वर्क। डिवीजन ऑफ वर्क का बेस्ट सिद्धांत क्या है, यानी निम्न में से कौन सा कथन कार्य का विभाजन सिद्धांत का सबसे अच्छी तरह से बयां करता है? सबसे अच्छे तरीके से क्या करता है? बयां करता है। तो ऑप्शन नंबर ए लिखता है कि काम को छोटे छोटे कामों में विभाजित करना चाहिए। दूसरा है श्रम का विभाजन करना चाहिए। तीसरा है संसाधनों को कार्यों के मध्य बांटना चाहिए। चौथा है ये विशिष्टीकरण का मार्ग दिखाता है, द लीड टू स्पेशलाइजेशन। आप इस पर समझिए पहले बढ़िया से। देखिए डिवीज़न ऑफ वर्क का सिद्धांत यह सिखाता है कि काम को छोटे छोटे हिस्सों में बांटना चाहिए और काम उन व्यक्तियों को सौंपना चाहिए जो व्यक्ति उस काम को कर सके अच्छे से। तो जो आदमी अच्छे तरीके से काम जानता है उनके नेचर के हिसाब से, उनके इंटरेस्ट के हिसाब से काम को छोटे छोटे हिस्सों में बांट के उनको देना चाहिए। ऐसा करने से क्या मिलेगा आपको? ऐसा करने से क्या होगा? आपकी कंपनी को स्पेशलाइजेशन होगा, आपका जो प्रोडक्ट होगा कुछ खास होगा, क्योंकि एक ही व्यक्ति बार बार एक काम करेगा तो काम करते करते वो एक्सपर्ट बन जाएगा। तो देखिए लग रहा है कि ऑप्शन नंबर ए होना चाहिए, तो ए भी सही है और डी भी सही लग रहा है देखने में। तो इसलिए यहाँ पे इसने क्या पूछा है? सिद्धांत का सबसे अच्छे तरह से बयां करता है, तो आप मारेंगे डी, ये विशिष्टीकरण का मार्ग दिखाता है। अगर आप काम को छोटे भागों में बांट दीजिएगा तो बांटने से क्या आपको स्पेशलाइज हो जाएंगे? नहीं, काम को छोटे छोटे भागों में बांटिए और जो आदमी उस काम को अच्छे तरीके से करता है उनको देंगे तो उससे फ़ायदा आपको मिलेगा। इट लीड टू स्पेशलाइजेशन, आपकी कंपनी एक खास बन जाएगी, एक स्पेशलाइजेशन बन जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट आर। करेक्ट, प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट क्या है? प्रबंध के सिद्धांत हैं क्या? डायनेमिक बिल्कुल है, फ्लेक्सिबल बिल्कुल है, यूनिवर्सल ये भी है। इन्हें तीनों का तीनों ऑप्शन सही है, इसलिए हम ऑप्शन मारेंगे डी, क्योंकि ऑल ऑफ दीज का ऑप्शन आ रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन रहा आपके सामने ये कि विच ऑफ द फ्लोइंग इज नॉट प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट गिवन बाय टेलर। करेक्ट, टेलर के द्वारा दिया गया इसमें से कौन सा सिद्धांत नहीं है? नंबर ए साइंस नॉट रूल ऑफ थंब, ये होता है। दूसरा बी कह रहा है फंक्शनल फॉर्मेनशिप, ये नहीं है। कोऑपरेशन नॉन विजुअल, ये भी है। हार्मोनी नॉन डिजाइन, यानी ऑप्शन नंबर बी ये सिद्धांत नहीं है, फंक्शनल फॉर्मेनशिप सिद्धांत नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन रहा आपके सामने ये, हाउ आर द प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट फॉर्म्ड। प्रबंध के सिद्धांतों की रचना किस प्रकार से की जाती है? इन लेबोरेटरी में, प्रयोगशाला में, या बाय एक्सपीरियंस ऑफ मैनेजर के एक्सपीरियंस के द्वारा, प्रबंधकों के अनुभव के द्वारा हम लोग यहाँ पे एक्सपेरिमेंट करते हैं। ये नहीं कि आप जो काम है जाके आप लेबोरेटरी में करेंगे, तो लेबोरेटरी में तो होता नहीं है। जिस मैनेजर जितना ज़्यादा एक्सपीरियंस है वो उतने अच्छे से काम ले सकता है लेबर से, इसलिए बताया बाय एक्सपीरियंस ऑफ मैनेजर। जो भी क्वेश्चंस पे हमने डिस्कशन किया है ये क्वेश्चन एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बनाया गया है। ये एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इसलिए बनाया गया कि एग्ज़ाम आपका नज़दीक है, 2021 में जो एग्ज़ाम होने वाला है वो एग्ज़ाम में काफ़ी आपको मदद मिलेगा, काफ़ी हेल्प करेगा। इसलिए आप इस वीडियोज़ को अच्छे तरीके से देखें और लोगों को इस वीडियो का जो लिंक है उसे शेयर करें, क्योंकि आगे उनको भी फ़ायदा पहुँचे। थैंक यू, बाय बाय।